नमस्कार। कार्यक्रम ख़ास मुलाकात में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और ख़ास मुलाकात में हम आज आपकी मुलाकात एक ऐसे युवा चेहरे से कराने जा रहे हैं जिनकी अगर मैं बात करूं तो राजनीति उनकी विरासत है, ऐसा बेहिचक कहा जा सकता है। और वो राजनीति की उस परंपरा से भी आते हैं जो बहुत गहरी है, भारतीय जनता पार्टी की मैं बात कर रहा हूँ। और वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के पुत्र हैं। ज़ाहिर तौर पर उनको लेकर सबके मन में, आपके हमारे सबके मन में उत्सुकता रहती है कि आगे जाकर क्या वो राजनीति में आएंगे। ये तो एक भविष्य से जुड़ा सवाल है। हालांकि आज इस बातचीत में हम ज़रूर उनसे भी ये जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन जिस तरह बीते कुछ समय से, बल्कि बीते कुछ वर्षों से, 2018 में भी हमने देखा और उसके पहले भी देखा कि सार्वजनिक मंचों से वो उस परंपरा को ज़रूर आगे बढ़ाते हैं जो उनके पिताजी की परंपरा रही है। यहाँ बात मैं राजनीति की नहीं, मैं उस वक्तृत्व कला की मैं बात कर रहा हूँ जिसमें शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश बहुत ही सिद्धहस्त माने जाते हैं, बहुत ही एक्सपोनेंट लीडर के तौर पर वो देखे जाते हैं। कई सारी बातें हमारे मन में भी थी कि कार्तिकेय चौहान जी से जब हमारी मुलाकात होगी तो उनके विचारों को तो हमने अब तक काफ़ी सुना है सार्वजनिक मंचों से, लेकिन आमने सामने बैठकर चुनाव के, उपचुनाव के इस माहौल में उनसे बात करना और न सिर्फ राजनीति बल्कि कुछ अलग प्रश्नों पर भी उनकी राय जानना। तो मुलाकात करिए, मेरे साथ हैं कार्तिकेय चौहान। अभी वो बहुत शांत, संतुलित और बहुत विनम्रता से सार्वजनिक मंचों पर नज़र आते हैं। आगे की उनकी क्या योजनाएं हैं, तमाम सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर वो क्या सोचते हैं, खुद उनसे मैं बात करूंगा। बहुत स्वागत करता हूं कार्तिकेय जी। बहुत नमस्कार। मेरे लिए सौभाग्य का विषय है। ये आपका बड़प्पन है और मुझे लगता है कि ये आपकी वही परंपरा है जिस परंपरा को आपने अपने पिताजी से सीखा है। और निश्चित तौर पर ये एक अमूल्य और एक बेजोड़ चीज़ है, ये मैं आपसे बेहिचक कह सकता हूँ। सबसे पहले सबकी उत्सुकता यही है जो इस बातचीत को देख रहे हैं और देखेंगे कि कार्तिकेय जी का एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, उन्होंने कहाँ तक पढ़ाई लिखाई की है, कहाँ से पढ़ाई लिखाई की है। तो थोड़ा सा पहले एक फॉर्मल सवाल यहाँ से शुरुआत कर रहा हूँ। मैंने 2018 में सिम्बायोसिस लॉ स्कूल से अपनी विधि की पढ़ाई पूरी करी जी। मेरा अंडर ग्रेजुएशन BBA LLB में है और उसके बाद एक साल भोपाल जिला न्यायालय पे एज अ वकील मैंने प्रैक्टिस भी की है। अच्छा। सो आई हैव बीन अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट ऑल्सो। आप क्या इस पेशे को, अपने जो आपने वकालत का काम शुरू किया, क्या इसको जारी रखेंगे आगे भी? मैं चाहता था वकील बनूं, बड़ा नाम कमाऊं, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी आई जिसके कारण मुझे वकालत की प्रैक्टिस को पीछे छोड़ना पड़ा। कुछ ऐसे जीवन में हादसे हुए, कुछ ऐसे चीज़ें सामने आई जिसके कारण मुझे लगा कि मेरे जीवन का सही उपयोग वकालत में ना होकर जनसेवा में ज़्यादा बेहतर रहेगा। अच्छा। तो कुछ ऐसे पल थे जिसके बाद मुझे लगा कि शायद ये सही नहीं है। ये आपने बड़ी गहरी बात की कि इस टेंडर एज में, इस छोटी सी उम्र में ही आप कुछ ऐसे अनुभवों से भी गुजरे जिन्होंने आपको काफ़ी, मुझे लगता है काफ़ी भीतर तक आपको झकझोरा भी है। तो ये कई बार क्या होता है, एज अ डिफेंस जब क्रिमिनल लॉ में आप प्रैक्टिस करते हैं और जब आप डिफेंस में रहते हैं, क्योंकि प्रोसिक्यूशन तो स्टेट रिप्रेजेंट करता है, तो आप डिफेंस में जब रहते हैं और आपको एक नामी करियर बनाना है, लंबा करियर वकालत में बनाना है, तो उसमें कई बार आपको गलत पक्षों का भी साथ देना पड़ता है। और मेरी परवरिश और संस्कृति ऐसी रही नहीं कि मैं ऐसा करता, तो इसलिए मैंने तय किया। हालांकि वकालत भी बहुत ही अच्छा प्रोफेशन है, मैं उसके बारे में कुछ गलत नहीं कह रहा हूँ, बहुत ही सम्मान का प्रोफेशन है, लेकिन मुझे लगा कि मेरे जीवन का बेहतर सदुपयोग जन सेवा में बेहतर रहेगा। तो इसलिए आपने ये तय किया। फिर मैंने तय किया कि लोगों की सेवा में, सामाजिक कार्यों में अपने जीवन को। हिंदी बड़ी सधी हुई है आपकी, तो क्या आप शुरू से अपने स्कूल्स में, अपने कॉलेज में एक डिबेटर के तौर पर रहे हैं, या ये पिताजी से देखकर आपने अपने को इस दिशा में एक विनम्र विद्यार्थी की तरह आगे बढ़ाने की कोशिश की? देखिए, निश्चित रूप से अब मैं भाषा की अगर बात करूं और अगर उसके ऊपर अगर आप मुझसे पूछें, अगर अपने भाषणों की बात करूं, मुझे मेरे माँ ने मुझे संस्कार दिए, शिक्षा दी। उसमें मुझे अभी भी याद है, हिंदी खासकर मेरी माँ मुझे पढ़ाया करती थी। पिताजी ने मुझे अनुशासन दिया, लोगों को फेस करने का तरीका बताया। लेकिन
मेरी भाषा और मेरे भाषण अगर डेवलप हुए हैं तो वो मेरी बुधनी विधानसभा की वजह से, क्योंकि मैंने बहुत ही छोटी उम्र का था, मेरे ख्याल से मैं 18 साल की मेरी उम्र होगी जब मैंने अपने क्षेत्रवासियों के बीच में जाना चालू किया और उनके बीच में रहकर वहाँ की रहन सहन, वहाँ की भाषा को मैंने अपनाया। और यही कारण है कि आप ऐसा मानते हैं कि मेरी भाषा अच्छी है। नहीं, वाकई आपकी भाषा सधी हुई है और उसको देखकर, लेकिन ये भी आपने बड़ी दिलचस्प बताई कि माँ से आपने, यानी श्रीमती चौहान से आप हिंदी उन्होंने आपकी बेहतर की। निश्चित रूप से क्या है कि पिताजी एक राजनेता हैं और मैं समझता भी हूँ कि उनके पिता होने के साथ साथ उनकी कई जिम्मेदारियाँ थी, 5 बार सांसद भी रहे हैं। तो ज़्यादा शिक्षा जो अगर मेरी देखें, मेरी माता के साथ, मेरी माँ के साथ मैंने अपनी शिक्षा पूरी करी। जब मैं छोटा था तो मुझे पढ़ाती वो थी, डांटती भी वो थी। तो पिताजी ने संस्कार सिखाए हैं, पिताजी ने अनुशासन सिखाया है, लेकिन शिक्षा संस्कार माँ से है। कॉन्ट्ररी हम देखते हैं कि शिवराज जी बहुत ही विनम्र हैं। घर में एक पिता के तौर पर भी वो उतने विनम्र हैं, या वहाँ काफ़ी अनुशासन भी? क्योंकि अनुशासन की आप बात कर रहे हैं इसलिए मैं थोड़ा चौंका। मैं उन्हें एक बैलेंस्ड व्यक्ति के रूप में देखता हूँ जी, जो समय आने पर कठोर भी हो सकते हैं। जो भी निर्णय लेते हैं अपनों की भलाई के लिए लेते हैं, अपने परिवार वालों के लिए और मध्य प्रदेश की भलाई के लिए। उसके लिए उन्हें अगर कठोर होना भी पड़े तो समय पर कठोर भी होते हैं। और विनम्रता तो आपने उनकी देखी है। आपकी जो माँ हैं वो एक ऐसे क्षेत्र से आती हैं जहाँ मराठी भी काफ़ी बोली जाती है, तो क्या मराठी भी आप बोल लेते हैं? मैं समझ लेता हूँ, लेकिन बोलने में, क्योंकि मेरी परवरिश दिल्ली में हुई, उसके बाद मध्य प्रदेश में ज़्यादा समय रहा, तो समझने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बोलने में थोड़ी कठिनाई जाती है। लेकिन पुणे में ज़रूर मैं 5 साल रहा, जहाँ पर थोड़ी बहुत। राजनीति बीते 20-22 वर्षों में कार्तिकेय जी काफ़ी ऐसी चीज़ें हुई हैं जो हमें और आपको और लोगों को भी बहुत दुखी करती हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत निराशावादी नज़रिया है मेरा राजनीति या राजनेताओं को लेकर, लेकिन अभी बाई इलेक्शंस में भी आपने देखा कि स्तर कहाँ किस तरह से कैसे गया। आप किस तरह देखते हैं ऐसे में वो युवा जो राजनीति में आना चाहता है, वो क्या हिम्मत जुटाएगा राजनीति में आने की? देखिए, ये बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस प्रकार के कई बार शब्दों को राजनेता जिस प्रकार के शब्द उपयोग करते हैं पर्टिकुलरली एक वर्ग के लिए, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। जो जिस प्रकार का मैसेज युवाओं में जाता है वो सही नहीं है। खासकर जब आप महिलाओं को संबोधित कर रहे हैं तो आपके भाषा शैली में हमेशा सम्मान महिलाओं के प्रति रहना चाहिए, आदर दिखना चाहिए। अगर आप उसके ऑपोजिट जाकर अपनी भाषा शैली को रखें तो जो यंगस्टर्स हैं उनमें निश्चित रूप से गलत प्रभाव पड़ता है, अलग प्रवृत्तियां पैदा होती हैं और आगे जाकर यही प्रवृत्तियां राक्षसी प्रवृत्तियों में परिवर्तित होती हैं और यही आगे जाके युवाओं को, नौजवानों को गलत काम करने में की ओर प्रेरित करता है। इसकी शुरुआत होती है जो भाव बड़े नेता या फिर बड़े वो लोग जो समाज में दबदबा रखते हों, जिनको देख के बड़े होते हों, ये वहाँ से चालू होता है। तो निश्चित रूप से भाषा एक ऐसी चीज़ है जिस पे लगाम रहना चाहिए। ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोए और उनको शीतल करे आपो शीतल होए। ये आप मानते हैं। क्योंकि आप सार्वजनिक जीवन में आने का मन बना ही चुके हैं, तो आप क्या सोचते हैं यहाँ सबसे बड़ी खामी क्या है राजनीति में और सबसे बड़ी खूबी क्या है? देखिए, राजनीति के बारे में अगर बात करें तो अगर इसकी सबसे अच्छी बात हम कहें तो वो ये होगी कि ये एक ऐसा माध्यम है जिससे आप इतनी सेवा कर सकते हैं जो किसी और माध्यम में संभव ही नहीं है। मैं मानता हूँ एक नेगेटिव इफेक्ट जिससे हम सबको केयरफुल रहना चाहिए, हम सबको सतर्क रहना चाहिए। ये एक मानव प्रवृत्ति है। इंसान जब भी एक जिम्मेदाराना पद पे आता है या जब भी एक आम व्यक्ति, मैं किसी पर्टिकुलर व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूँ, ये मैं मनुष्य की बात कर रहा हूँ। जब मनुष्य ऊपर उठकर नेता बनता है तो कई चीज़ें उसे आकर्षित करती हैं। मानव और एक लीडर के नाते आपका ये धर्म होना चाहिए कि एक नेता होने के नाते आपको वो चीज़ें जो आपको गलत दिशा की ओर प्रेरित करें, जो आपको गलत दिशाओं की ओर ले जाए, अगर आपको गलत काम करने की ओर, भ्रष्टाचार की ओर ले जाए, उनसे हमें बचना चाहिए। क्योंकि राजनीति इसका भी एक बहुत आकर्षक माध्यम है और ऐसा करना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि सैडली कई लोग राजनीति को इसका माध्यम भी मानते हैं कि पैसा कमाने का जरिया। ये सोच गलत सोच है। ये सोच मैं मानता हूँ कि इसकी निंदा करनी चाहिए और इससे बचना चाहिए।
युवाओं को। देयर इज़ अ लॉट ऑफ एब्सेंस ऑफ लीडरशिप, अच्छे लीडर्स की बहुत कमी है। और अगर कोई व्यक्ति मन से, जैसे अगर एक चाय बेचने वाला अगर प्रण ले ले कि वो जनता की सेवा करेगा, तो ये देश की जनता इतनी भली है कि उस चाय बेचने वाले को प्रधानमंत्री भी बना सकती है। तो राजनीति एक अच्छा क्षेत्र है, इसमें बहुत संभावनाएं भी हैं, लेकिन इससे हमें सतर्क भी रहना चाहिए, सावधान भी रहना चाहिए। राजनीति में आपने जो बात की कि धन के प्रलोभन से हम बचें, लेकिन यहाँ सुरक्षा तो कुछ है ही नहीं कार्तिकेय जी। मैं केवल धन की बात नहीं कर रहा हूँ, तमाम तरह के बल का प्रलोभन हो सकता है, कई तरह की चीज़ें हैं जो मानसिकता खराब कर देती है। बिल्कुल, सत्ता की जितनी भी अनिवार्य या बुराइयां हैं जो मौजूद हैं, आपने सबकी तरफ इशारा किया, लेकिन जहाँ सिक्योरिटी नहीं है कार्तिकेय जी, जहाँ सुरक्षा नहीं है, ये प्रश्न भी पढ़े लिखे युवा पूछते हैं। हम भी जब उनसे बात करते हैं, वो कहते हैं हम जाएं और 20-20 साल हम इस अपेक्षा में काम करें। तो क्या ये कुछ ऐसा सिस्टम नहीं होना चाहिए कि पार्टियों को कम से कम कुछ अपने कार्यकर्ताओं के लिए इस तरह की व्यवस्था करनी चाहिए, चाहे पार्षद हो, चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो, किसी पद पर आने का अवसर मिले? मैं एक एक करके आपका उत्तर देता हूँ। पहले आपने सिक्योरिटी की बात करी। राजनीति जनसेवा का एक माध्यम है। जनसेवा मतलब बलिदान, अपने आप को आग में झोंक कर दूसरों की भलाई करना। ये एक ऐसा माध्यम है जिसमें हो सकता है कि आपको व्यक्तिगत कोई फ़ायदा ना मिले, लेकिन राजनीति में अगर आप हैं, सार्वजनिक जीवन में हैं अगर आप हैं, तो आप अपने व्यक्तित्व के बारे में, अपने पर्सनल लाइफ के बारे में वैसे भी ज़्यादा नहीं सोच सकते। ये कैरियर, इसको कैरियर की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, इसको देखना चाहिए तो एक समर्पण की दृष्टि से देखना चाहिए। आप जो भी करें देश के नाम करें। एक राजनेता की असली पहचान वही है। आज आप किसी भी सफल राजनेता को उठाकर देख लीजिए, उनके पीछे, उनकी सफलता के पीछे कारण यही रहा है कि उन्होंने अपने आप को झोंक कर, अब जैसे आदरणीय मुख्यमंत्री जी की बात करें, वो मेरे पिता हैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ, मैं मुख्यमंत्री जी की हैसियत से कह रहा हूँ, उन्होंने सही अर्थों में अपने आप को झोंक कर, क्योंकि उनकी साधारण से परिवार से आते थे, 17 साल की उम्र में, 16 साल की उम्र में जेल चले गए, उसके बाद कई आंदोलन किए और यहाँ तक कि अपने परिवार के खिलाफ भी उन्होंने किसानों के लिए आंदोलन, कई आंदोलन उन्होंने किए। तो उनका कुछ बनने का मकसद नहीं था। प्रधानमंत्री मोदी जी भी यही कहते हैं कि आप राजनीति में या किसी और क्षेत्र में तो कुछ बनने की ना सोचें, आप कुछ करने की सोचिए, ये कर्म क्षेत्र है। तो इसलिए मैं मानता हूँ कि इसको कैरियर की दृष्टि से ना देखते हुए इसको समर्पण की दृष्टि से हमें देखने की ज़रूरत है। राजनीति या फिर पॉलिटिकल लाइफ कोई कॉर्पोरेट लाइफ से थोड़ी अलग है, जहाँ पर जब तक आप अपने आप को साबित करते रहेंगे, जब तक आप जनता को भाते रहेंगे, जब तक आप पार्टी के संगठन में मजबूती से काम करते रहेंगे, तब तक आप आगे बढ़ते रहेंगे। तो कोई परमानेंसी मैं मानता हूँ कि कहना देना गलत होगा इसमें, क्योंकि ये एक कॉर्पोरेट वो नहीं है। कुछ युवा ये भी सवाल करते हैं कि क्या उनके लिए, पढ़े लिखे युवाओं की जब हम बात करते हैं कि कार्तिकेय जैसे युवा, ठीक है आपकी लिगेसी है राजनीति, आपकी परंपरा है, लेकिन वो युवा जिसकी लिगेसी राजनीति नहीं है, वो राजनीति में आना चाहता है, लेकिन उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं। कांग्रेस की उसको तो नहीं जानता हूँ, लेकिन भाजपा में इसका एक सिस्टम है। भाजपा में कॉलेज और स्कूल लेवल पर भी हमारे विद्यार्थी परिषद हैं, हमारे बाकी पार्टी के स्टूडेंट विंग्स हैं, जिसके माध्यम से अगर आप किसी भी कॉलेज में, मेडिकल कॉलेज में अगर आप डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे हैं, लॉ कॉलेज में अगर आप वकील की पढ़ाई कर रहे हैं, वकालत की पढ़ाई कर रहे हैं, या किसी अन्य इंजीनियरिंग कॉलेज में आप कर रहे हैं, तो छात्र संगठन भारतीय जनता पार्टी के इन स्तरों पर भी बने हुए हैं जी। अब आपको अगर आना है डॉक्टर होते हुए, तो ज़रूरी है कि आप इन संगठनों के माध्यम से आएँ। इसके अतिरिक्त आप पार्टी में आ सकते हैं जिला स्तर पे काम करते हुए। देखिए, मैंने अपनी शुरुआत एक वकील होने के नाते मैंने अपनी शुरुआत एक विधानसभा क्षेत्र से करी, विधानसभा क्षेत्र को पकड़ कर करी। वहाँ पर मैंने लोगों में अपनी छवि बनाने का मैंने प्रयास किया। मैं चाहता तो मैं भी वकालत के रास्ते जा सकता था, लेकिन मैंने सोचा कि ये सही माध्यम रहेगा। मैं मानता हूँ कि संभावनाएं सबके लिए है, लेकिन समर्पण करने का भाव होना चाहिए इसके लिए, क्योंकि ये किसी आम प्रोफेशन की तरह नहीं है, ये एक प्रोफेशन नहीं है। इसमें आपको लेने से ज़्यादा आपको देने के बारे में सोचना पड़ेगा। गुरु का होना, क्योंकि कहा जाता है गुरु ही शिष्य को ढूंढता है। आज क्या आप महसूस करते हैं कि बीजेपी आज भी उतनी कॉम्पिटेंट है? नहीं, बिल्कुल मैं मानता हूं कि जितनी, क्योंकि ये कैडर बेस्ड पार्टी है जी। हमारी पार्टी ने शुरुआत से जो सफ़र तय किया है, उसमें बड़े बड़े नेताओं का योगदान रहा है। आदरणीय अटल जी अडवाणी की जोड़ी रही, आप उसके बाद अमित शाह, मोदी जी की। तो पार्टी के लिए पहले जहाँ अडवाणी जी आपने कहा गुरु थे, अब हमारी पार्टी में
उनके बाद वो अभी भी हमारे गुरु हैं, अभी भी हमारे मार्गदर्शी हैं। मैं विनम्रता से कहना चाहता हूँ आदरणीय जोशी जी हमारे मार्गदर्शी सदैव रहेंगे। लेकिन पार्टी में जैसे कि मैंने कहा कैडर बेस्ड है, तो जाहिर सी बात है कि जो यंगर जनरेशन है वो आगे आकर गुरु की भूमिका निभाती है और अपने से छोटों को मार्गदर्शित करने का काम पार्टी सदैव करती रही है, और ये पार्टी की परंपरा है और ये चलता रहेगा, ये चलता रहेगा, आगे भी चलता रहेगा। आपने साफ तौर पर ये कह ही दिया कि सार्वजनिक जीवन में आपको आना है। विधिवत आप पार्टी की सदस्यता भी ले ही चुके होंगे, मेंबरशिप भी? जी, मैंने पार्टी की मतलब स्थायी सदस्यता, एक सक्रिय सदस्यता, सदस्य के रूप में मैं पार्टी का सदस्य हूँ। ये बताइए मुझे कि आपको क्या लगता है कि शिवराज सिंह चौहान जी का पुत्र होना, मैं मान सकता हूँ इसको कि ये एक एडेड एडवांटेज हो सकता है, लेकिन जैसा हमने देखा कि सचिन तेंदुलकर के पुत्र को भी मैदान में रन बनाने होंगे या विकेट्स लेने होंगे, तभी वो अपने को प्रूव करेंगे। रोहन गावस्कर को शायद वो अपने पिता की तरह मकबूल नहीं हुए, लेकिन मैदान पर उतरकर अपने को प्रूव करना एक कठिन चुनौती होती है। क्या आप मानते हैं कि इसकी वजह से आपको लोग ज़्यादा, आपके लिए चुनौती ज़्यादा बड़ी हो गई है कि आप शिवराज जी के पुत्र हैं? मेरे लिए जब मैं मंच पर जाता हूँ तो लोग सीधी तुलना पिताजी से करते हैं। ठीक बात। और सच बात बताऊंगा, देखिए मैं उन परिस्थितियों में पैदा नहीं हुआ हूँ, पला बड़ा नहीं हूँ जिसमें मेरे पिताजी पले बड़े हैं। उन्होंने कठिनाई देखी है, उन्होंने गरीबी देखी है। मेरी हमेशा कोशिश यही रहती है कि मैं एक आम कार्यकर्ता रहकर भारतीय जनता पार्टी की सेवा करूं। मैं मुख्यमंत्री के बेटा होने से पहले एक आम आदमी भी हूं। मुझे वो हर हक है अपनी काबिलियत को साबित करने का जो एक आम व्यक्ति को भी है, बेहिचक। और मैं उसी अवसर को मांग रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं मुख्यमंत्री का बेटा हूँ तो मुझे कोई पद दे दो, मुझे कोई पद की लालसा नहीं है, लेकिन मैं कुछ करना चाहता हूँ, कुछ ऐसा करना चाहता हूँ। मैं अपने पिताजी को देख के इंस्पायर होता हूँ, उनके जैसा बनना चाहता हूँ। और उनके जैसा मैं ये नहीं कहता कि मुझे मुख्यमंत्री बना दो, नहीं, मैं लेकिन मुझे कम से कम इस काबिल तो बनाओ कि आप मुझे एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कहो। केवल इस वजह से कि मैं किसी मुख्यमंत्री का बेटा हूँ मुझसे ये सब चीज़ें ले ली जाए, ये भी गलत है। ठीक बात है। ये मुझे लगता है कि ये काफ़ी एक मुकम्मल जवाब के तौर पर मैं इसको देखता हूँ। और लेकिन इसके साथ आप ये मानते हैं कि उन सारी चीज़ों से आपको वंचित नहीं किया जाना चाहिए, कि राजनीति आपको विरासत में ज़रूर मिली है, लेकिन इसके लिए कोई इतना कठोर ना हो कि आपको लेवल प्लेइंग मैं मेहनत करना चाहता हूँ। बिल्कुल ठीक। मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूँ कि लोग याद रखें, और लोग याद उन्हीं को रखते हैं जिन्होंने दुनिया के नाम, देश के नाम कुछ ऐसा किया हो जो याद रखने लायक हो। तो मैं वो करना चाहता हूँ। जो लोग हर फील्ड में, जैसे अभी बॉलीवुड में भी छिड़ी है, नेपोटिज्म को लेकर जो बहस छेड़ते हैं, उनसे आप क्या कहेंगे? जो राजनीति में भी नेपोटिज्म की बात करते हैं, भाई भतीजावाद की बात करते हैं, नाते रिश्तेदारी की बात करते हैं, उनसे आप क्या कहेंगे? आई एम अगेंस्ट नेपोटिज्म, और हाँ, मैं ये पूरी दमदारी के साथ और पूरी उसके साथ कहता हूँ। लेकिन नेपोटिज्म की परिभाषा क्या है? मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा। एक डॉक्टर के घर में अगर एक बच्चा पैदा होता है तो वो अपने पिताजी को देखकर बड़ा होता है। स्वाभाविक सी बात है, अगर आप उसे किसी आम व्यक्ति के बेटे के साथ रख दें तो हो सकता है उसमें डॉक्टरी वाले गुण ज़्यादा हों, हो सकता है बिल्कुल भी ना हो। लेकिन उसमें अगर 50% ये चांसेस हैं कि उसमें डॉक्टरी वाले गुण हैं, तो उसको डॉक्टर बनने से रोकना नहीं चाहिए। केवल ये क्या कि भाई तुम्हारे पिता डॉक्टर हैं, तुम नहीं बन पाओगे, ये गलत है। मेरे लिए परिवार पार्टी से बड़ा नहीं हो सकता। मुझे अपनी काबिलियत को साबित करना पड़ेगा, और मेरे पिताजी भी यही चाहते हैं कि मैं अपने दम पर आगे बढ़ूं। कंक्लूड करूंगा मैं कुछ छोटे सवालों से। ये मुझे बताइए कि आपके भाषण को जितना मैंने सुना, तो आप अपोजिशन को लेकर उतनी बात नहीं करते जितनी बीजेपी को लेकर बात करते हैं, जो चीज़ मुझे व्यक्तिगत तौर पर अच्छी लगी। आपके पूर्व के कुछ वक्ताओं ने राहुल गांधी जी पर भी चुटीली कटीली टिप्पणियां की, लेकिन शायद मुझे ध्यान नहीं आता कि आपने कोई बात कही हो। ये आप जानबूझकर ऐसा करते हैं या सहज रूप से ऐसा हो जाता है? राहुल गांधी जी को आप प्रतिद्वंदी मानकर कई बार आप अपने भाषणों में उन पर भी व्यंग्य कसते हैं। देखिए, एक वक्ता होने के नाते, और ख़ास तौर पर जब आप भारतीय जनता पार्टी के मंच पर हैं, तो एक वक्ता होने के नाते आपको उपलब्धियां पहले गिनानी है, बुराई करने से पहले। आपको ये बताना ज़रूरी है कि हमने 15 साल में किया क्या। हमने अपनी रिपोर्ट कार्ड साफ रखी। अब मध्य प्रदेश बीमारू राज्य हुआ करता था, कुछ नहीं था यहाँ पर। उस प्रदेश को अगर संपन्न बनाया तो भारतीय जनता पार्टी ने बनाया। तो उन उपलब्धियों को सामने रखना मैं मानता हूँ कि मेरा
लेकिन इसके साथ साथ एक अच्छा वक्ता में ये क्वालिटी भी होनी चाहिए कि वो व्यंग कर सके, सामने वाले अगर विरोधी हैं उन पे चुटकी ले सके। तो ये भी एक हुनर जो है एक बैलेंस्ड वक्ता में होना चाहिए। और आपने देखा होगा कि अपने कई भाषणों में मैंने समय आने पर किया भी है, लेकिन मैं सबका मैं सम्मान भी करता हूँ। देखिए, चाहे वो राहुल गांधी जी हों, चाहे वो कमलनाथ जी हों, सब बड़े हैं, सब मध्य प्रदेश के ऐसे लोग हैं, देश के ऐसे लोग हैं जिन्होंने काफ़ी देश के लिए, अपनी पार्टी के लिए काम किया होगा। तो उनका मैं एक बड़ा होने के नाते सम्मान भी करता हूँ, आदर की दृष्टि से भी उनको देखता हूँ। और अगर कभी भूले भटके व्यक्तिगत किसी के लिए मेरे मुंह से अगर शब्द भी निकल जाए तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं उनसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। और व्यक्तिगत मेरे उनसे कोई वो नहीं है, बस मैं जनता के लिए उनसे मंच के माध्यम से लड़। कंक्लूड करूंगा इस सवाल से, ख़त्म करूंगा इस बातचीत को कि एक युवा हैं आप और जाहिर तौर पर सपने भी हैं, शादी की भी बात है। मैं ये सवाल करूं तो आप थोड़ा हिचकिचाइएगा मत, लड़की आपने देख रखी है या माता पिता देखेंगे? अभी तक कोई पसंद आई नहीं। अच्छा। और इसीलिए 26 साल के हो गए तो ये फैसला माता पिता पे छोड़ दिया है। क्या बात है कि जो आप तय करें वही है, बेहतर रहेगा। तो वहाँ से जो भी चॉइस होगी वो कार्तिकेय जी को शिरोधार्य होगी। और क्या हॉबीज़ हैं कार्तिकेय आपकी? क्या फिल्म देखते हैं, पढ़ते हैं, लीगल सेक्टर से हैं तो वो तो आपकी अभिरुचि होगी, लेकिन और क्या आपके सपने हैं? और क्या आपकी चीज़ें? जब वकील था तब लीगल उसमें पढ़ना, अध्ययन करना, ये इसमें ज़्यादातर समय अपना बिताया करता था। लेकिन अगर आप खेल की बात करें तो मुझे स्विमिंग बहुत पसंद है, घुड़सवारी बहुत पसंद है। अपने यहाँ पर स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की शूटिंग रेंज है, सप्ताह में मैं एक बार जाकर वहाँ पर उसका भी अभ्यास करता हूँ। मुझे काफ़ी क्रिकेट में बचपन में खेला करता था, लेकिन अगर वर्तमान में आप बात करें तो मुझे थोड़ा पढ़ना पसंद है और उसके साथ साथ अगर समय मिले तो मैं कसरत करना मुझे पसंद है। आई लाइक टू स्टे फिट। बड़ी सारी चीज़ें आपकी हैं कि शूटिंग जोन में भी आप जाते हैं और राजनीति में अच्छा निशानेबाज वही है जो लक्ष्य पर निशाना साधे। उसके लिए आपको बहुत शुभकामनाएं हैं। फिल्म्स वगैरह कुछ देखना नहीं हो पाता संभव? आजकल जो युवाओं का ट्रेंड है वो नेटफ्लिक्स की तरफ ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। मैंने ये देखा है कि मतलब जो ट्रेडिशनल जो बॉलीवुड या फिर बाकी OTT प्लेटफॉर्म उससे हटकर आजकल, और जब से लॉकडाउन हुआ है हाँ। तो नेटफ्लिक्स और अमेज़ॉन प्राइम इन सब चीज़ों पर टीवी शोज़ देखने का काफ़ी शौक है। काफ़ी शौक है। बहुत शुभकामनाएं कार्तिकेय। और उपचुनाव की सापाधापी में हमने आपका काफ़ी वक्त लिया, लेकिन मुझे ये अच्छा लगा, हालांकि मैं संकोच करता हूँ ये बात कहने में, लेकिन मुझे अच्छा लगा कि आपके पास आपके अपने विचार हैं और विचार के साथ एक साहस भी है। और ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि विनम्रता एक तो ओढ़ी हुई नहीं होनी चाहिए, और साहस है अगर आपके भीतर तो वो छलकना भी चाहिए, वो रिफ्लेक्ट भी होना चाहिए। आपने इन दोनों चीज़ों से परहेज़ नहीं किया। पूरी विनम्रता को भी आपने दिखाया और जहां साहस को दिखाने की ज़रूरत थी आपने उसको भी दिखाया। बहुत शुभकामनाएं आपकी भावी यात्रा के लिए भी। ये थे कार्तिकेय चौहान, और मानते हैं कि एक कार्यकर्ता के तौर पर इस पार्टी ने न सिर्फ उन्हें, उनके पूर्ववर्तियों को और भविष्य में आने वालों को बहुत कुछ दिया है। और यही वजह है कि यहाँ एक चाय वाला, एक छोटा सा बच्चा जो चाय बेचता था बचपन में, वो आज देश का प्रधानमंत्री है। और बुधनी में नर्मदा किनारे एक बहुत औसत किसान परिवार में जन्मा एक व्यक्ति मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री है। खास मुलाकात में इतना ही। अगली बार एक और ख़ास शख्सियत को लेकर आपसे मिलेंगे। इजाज़त दीजिए।